दोस्तों, गुरुजी नाम ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, उसका जो पार्ट 2 है वो आ जा रहा है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया तो आप बेशक ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। चलिए अपन बात करेंगे। कल अपन ने लास्ट में बात की थी जेतर सिंह की। अब जेतर सिंह से आगे की शासकों की, मेवाड़ के शासकों की बात करेंगे और मेवाड़ के आगे के शासकों की बात कर लेता हूँ। उसका नाम है तेज सिंह। इसने शासन किया था 1253 से लेकर 1268। कुछ बुकों में यह है और कईयों में ये लिखा हुआ है 1250 से लेकर 1273 ईस्वी तक। तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। चलिए, इसकी जो पत्नी का नाम था वो था जेतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का नाम जेतल देवी। चलिए, ये पत्नी की बात हो गई। उसके बाद में इनकी बात कर लेते हैं कि 1260 ईस्वी की मैं बात करूंगा। उसमें क्या हुआ था, आहड़ में जो कमल चंद्र के द्वारा राजस्थान का जो ताड़पत्र पर जो चित्रित प्रथम ग्रंथ था उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था और ये कमल चंद्र के द्वारा। चलिए, इसकी बात हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो इनकी पत्नी थी जेतल देवी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। कई किताबों में ये लिखा है कि तेज सिंह ने करवाया था, लेकिन कोई करवाओ, इन्हीं के टाइम ये करवाया गया था और इनकी पत्नी थी जेतल देवी। इन्होंने ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। चलिए, बात कर लेते हैं आगे के नेक्स्ट शासक की और नेक्स्ट शासक का नाम है सम्मर सिंह। इन्होंने 1268 से लेकर 1302 ईस्वी तक किया था शासन। और एक बुक में ये भी लिखा है, क्योंकि वो 1273 बता रहा था लास्ट में, ये इसकी वजह से ये थोड़ा लेट चल रहा है। और इसने भी 1273 से 1300 आगे की शासकों का कोई इतिहास में कोई झोल नहीं है, यहाँ तक ही ये झोल है। चलिए, बात कर लेते हैं इनके टाइम दिल्ली में शासन की और वहाँ पर शासन था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने शासन किया था 90 से लेकर 96, 1290 से 1296। और इसने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये इनसे अभी लड़ाइयाँ होगी, मेवाड़ के जो शासक हैं उनसे लड़ाइयाँ होगी, तो आपको ध्यान रहे कि वहाँ पर कौन सा किसका शासन था। चलिए, सम्मर सिंह की बात कर लेते हैं। सम्मर सिंह के टाइम में जो दिल्ली का शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी और गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक का नाम था कर्णव बघेल। कर्णव बघेल, ठीक है। और इसका एक मंत्री था, उसका नाम था जाधव। जाधव जाधव इसके मंत्री का नाम था। और जाधव के इसके मंत्री के कहने पर जो अलाउद्दीन का खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उल्लुग खां। और इस उल्लुग खान ने इस मंत्री जाधव के कहने पर कहाँ आक्रमण किया था, साहब ने आक्रमण किया था गुजरात पे। अब साहब गुजरात पे आक्रमण किया और यहाँ से खूब सारी धन संपदा यहाँ से लूट ली। और लूट कर जब वापस लौट रहा था तो बीच में पड़ता था चित्तौड़। अब चित्तौड़ में शासन था किसका, भाई साहब समर सिंह का। अब समर सिंह ने क्या किया, यहाँ पर जो तुर्क सेना थी उनसे खूब धन वसूला, यानी कर यहाँ से वसूल किया। और कर वसूल करने के कारण भाई जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आएगा। और कहते हैं कि ये जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो नेक्स्ट शासक आएगा रतन सिंह, उसमें अपन बात करेंगे कि चित्तौड़ में आक्रमण करने का ये एक मूलभूत कारण था कि सम्मर सिंह द्वारा जो उल्लुग खां से कर वसूला गया था, ये कारण था। चलिए, अब बात कर लेते हैं बिना किसी वक्त गंवाए अपन सीधे नेक्स्ट शासक की बात करेंगे और नेक्स्ट शासक का नाम है रतन सिंह। इसने शासन किया था 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक। चलिए, बात कर लेते हैं इनकी पत्नी की। पहले भूमिका बनाते हैं। पत्नी का नाम था पद्मावती। कहते हैं ये श्रीलंका की राजकुमारी थी। और जो पत्नी के पिता का नाम था वो था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। चलिए, ये बात हो गई, ये जाहिर सी बात है, ये बेसिक बात है। और इसके जो तोते का नाम था हीरामन, आप सब जानते हैं। चलिए, बात करते हैं इनके जो रतन सिंह थे। इस रतन सिंह के दरबार में एक
राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था। ये इतिहास है, इतिहास की कुछ बुक्स बताती है कि राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था। यहाँ से रतन सिंह ने इस राघव चेतन ब्राह्मण को यहाँ से किक मारा, यानी दरबार से निष्कासित कर दिया। फलस्वरूप राघव चेतन इसलिए निष्कासित किया कि ये कोई जादू टोटके टोने वोने करता था। और यहाँ से किक मारते ही इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, यानी लालसाहित किया। और कुछ बुकें ये बताती है कि इसने क्या किया, वहाँ पर जाके पद्मावती के जो पद्मिनी थी उसमें उसको वहाँ पर उसके रूप का बखान किया। सॉरी ये पद्मावती, सॉरी दोस्तों ये पद्मावती नहीं पद्मिनी, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया पद्मिनी, उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। चलिए बात कर लेते हैं आगे। और ये जो मूलभूत कारण था ये भी था। और उसके बाद में बात कर लेता हूँ, मैं बैकग्राउंड तैयार कर लेता हूँ इसका। समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो रतन सिंह ने तो यहाँ पर आके शासन कर लिया, और जो कुंभकर्ण था ये कहाँ चला गया, नेपाल चला गया, और वहाँ जाकर इस राजवंश की नई जो स्थापना की नींव डाली इस राजवंश की। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये समर सिंह के पुत्र थे रतन सिंह, इन्होंने यहाँ पर शासन किया, और मैंने ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तैयार किया। अब अपन जो मूलभूत कारण है वो पढ़ेंगे कि चित्तौड़ पर आक्रमण के आखिर क्या कारण थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण पढ़ेंगे। उसमें पहला था कि जाहिर सी बात है समर सिंह ने कर वसूला था, मैंने आपको पहले बता दिया, तो ये पहला कारण। और जो दूसरा कारण था चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व है। और सामरिक महत्व इसलिए था कि गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों से जो व्यापारिक मार्ग थे उसमें चित्तौड़ से ही गुजरना पड़ता था, इसलिए ये इसका सामरिक महत्व था। उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी कि वो अपना साम्राज्य को फैलाना चाहता था, फलफूलित करना चाहता था, इसकी वजह से ये साम्राज्यवादी नीति कह सकते हैं। उसके बाद में चौथा जो कारण था वो 1540 ईस्वी की बात है, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी नहीं लिख कर मैं मलिक जायसी लिख रहा हूँ। उसमें उसने लिखी थी पद्मावत किताब लिखी थी, और उस पद्मावत में एक की रतन सिंह की पत्नी जो पद्मावती है या पद्मिनी है उसको पाने की लालसा पाने की लालसा। पद्मावती कह लीजिए, पद्मिनी कह लीजिए, एक ही बात है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अब युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध हुआ था रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। अब युद्ध की भूमिका तैयार करते हैं। भूमिका तैयार करने से पहले इसके जो रतन सिंह के सेनापति थे वो थे गोरा और बादल, और इधर अलाउद्दीन खिलजी थे, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया साहब। और ये आक्रमण किया जनवरी 1303 के आसपास। चलिए इतिहास ये बताता है कि लगभग 8 महीने यहाँ पर डेरा डालने के बाद में इस अलाउद्दीन खिलजी को ये चित्तौड़ दुर्ग जो फतेह इसने किया। और इसमें क्या हुआ, रतन सिंह ये गोरा बादल सब वीरगति को प्राप्त हुए। और इसकी जो रानी थी पद्मिनी, और उसने क्या किया, यहाँ पर 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया, जोहर। अब साहब जोहर वर्ड आया है, इस जोहर की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि जोहर में क्या क्या सम्मिलित होता है। इसमें यह होता है कि इसमें इसने यहाँ पर जोहर कर लिया। और जो मैं नेक्स्ट बात बताना चाहता हूँ, ये जो शाखा था ये चित्तौड़ का पहला शाखा। अब इस शाखे के अंदर क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। शाखे के अंदर होता है जोहर प्लस केसरिया। अब जोहर तो इस रानी पद्मिनी ने किया था, वो था कि स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, बलि दे, उसे जोहर बोलते हैं। और जो केसरिया होता है, जो राजपूत पुरुष है जो अपने युद्ध में प्राणों का बलिदान करें, उसे बोलते हैं केसरिया। और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करें, उसे बोलते हैं केसरिया। तो ये चित्तौड़ का पहला शाखा था, उसकी अपन ने बात कर ली। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस युद्ध का जो वर्णन है। इस युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है, यहाँ पर ये बताते हैं इतिहास कि अमीर खुसरो इनके साथ था, और आंखों देखा वर्णन इसने अमीर खुसरो ने किया था। अपनी पुस्तक थी, उसका पुस्तक का नाम बता देता हूँ। उस पुस्तक का नाम था खजाइन उल फतेह।
कहीं फुतू लिखा हुआ है, तो आप डोंट बी कंफ्यूज। ये इसकी बुक का नाम था और इसने आंख को देखा, यहाँ पर वर्णन किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एके ने युद्ध तो जीत लिया, उसके बाद में एके ने क्या किया, तो एके साहब ने यहाँ पर क्या किया, चित्तौड़ का जो प्रशासन है वो किसको सौंप दिया, अपने पुत्र खिज्र खां को। और जो चित्तौड़ दुर्ग का नाम था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, खिजराबाद। ये साहब इसने परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद में ये जो नाम है खिजराबाद, ये अपने को कहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि इसका नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रखा था, तो एक धायवी पीर की दरगाह है चित्तौड़ में के लेख, धायवी पीर की दरगाह के लेख में अपने को ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ का नाम है वो खिजराबाद रखा गया था। और खिज्र खां ने 1311 ईस्वी तक तो यहाँ प्रशासन संभाला। उसके बाद में क्या हुआ, जो अपन ने पढ़ा था कानड़ देव का एक भाई था मूछला मालदेव, और इसको यहाँ का प्रशासक इसने नियुक्त कर दिया। तो ये नया प्रशासक हो गया और इसने यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया। और साहब अब लास्ट में सुन लीजिए आप एक अजीब सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, कि ये जो मेवाड़ के गोइल वंश की जो रावल शाखा थी, अपन ने 2 शाखाओं की बात कर ली थी पहले पार्ट में कि रावल और राणा शाखा का जन्म हुआ था, और यहाँ पर रावल शाखा का होता है द एंड, ये था अंतिम शासक रावल शाखा का। अब जो भी शाखा आएगी वो राणा शाखा आएगी, और जो वंशज कहलाएंगे वो सिसोदिया वंशज कहलाएंगे। तो अब उनकी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस युद्ध का वर्णन और इस रतन सिंह के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। जो इतिहास के स्रोत हैं उनकी मैं बात करूंगा। तो इतिहास के स्रोत 2 की तो मैंने बात कर ली, पहले की मैंने अमीर खुसरो वाली खजाइन उल फतेह की बात कर ली, ये भी एक इतिहास का जानकारी का स्रोत है। दूसरी मैंने वो जो मलिक मोहम्मद जायसी की थी पद्मावत, उससे अपने को जानकारी मिलती है। उसके अलावा मेरे पास 2 बुक ऐसी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लब्दोदय था, उसने पद्मिनी चरित्र नामक बुक लिखी थी, उससे अपने को जानकारी मिलती है। और चौथा था हेमरतन, और उसने लिखी थी गोरा बादल छिताई। तो यहाँ से अपने को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में मैं बात करूँगा जो नेक्स्ट शासक है सिसोदिया शाखा के। अब जो नई शाखा का जन्म होगा वो होगा सिसोदिया, और जो सरदार कहलाए जाएंगे वो राणा कहलाए जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट शासक की। यहाँ पर सिसोदिया शासक हरि सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम था राणा हमीर या हमीर सिसोदिया, एक ही बात है। चलिए यहाँ पर इसने शासन किया था 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। चलिए कहते हैं कि सिसोदा ठिकाने का ये जागीरदार था, और हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1326 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और ये सिसोदे का जागीरदार था, इसलिए ये सारे क्या कहलाए, सिसोदिया। ठीक है। और जो चित्तौड़ में गोइलों के वंशज में यहाँ पर हमीर ने ही सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। गोइलों के वंशज थे ये, तो सिसोदिया वंश की यहाँ पर नींव डाली। और उसने अमीर जो राणा शाखा का ये राजपूत था, इसलिए इसके बाद में जो जितने भी शासक आएंगे वो अपने आगे या तो महाराणा लगाएंगे या राणा लगाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना इसके बाद की। और जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित था, एक तो रसिक प्रिया ये एक टीका लिखा था महाराणा कुंभा, और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इन दोनों में इसको हमीर था, इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है दोस्तों कि विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने वाला एक धैर्यशील पुरुष और एक साहसी पुरुष की भूमिका निभाने वाले को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध।
उस युद्ध की बात कर लेता हूँ। उस युद्ध में जो मेन भूमिका निभाने वाला था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इसने, जो अमीर था, इसने पराजित किया। और इसके अलावा इसने एक और काम किया था, चित्तौड़ में था, चित्तौड़ में इसने क्या किया, अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण इसने करवाया। चलिए पहले बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1364 ईस्वी में। ये साहब यहाँ से चल बसे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शासक आएगा जो अमीर का बेटा एक था क्षेत्र सिंह। पहले क्षेत्र सिंह की बात करूंगा, फिर उसके बाद में क्षेत्र सिंह के पुत्र की बात करूंगा। लेकिन क्षेत्र सिंह ने कहते हैं कि 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। और ये इतिहास की बुक बताती है कि बूंदी विजय के दौरान ये मारे गए थे। और बूंदी का जो शासक था उस टाइम था लाल सिंह, ठीक है। और जो क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे वो चाचा मेरा थे। आगे इनकी कहानी आएगी, वो उस टाइम अपन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतिहास को अपन जोड़ते और संजोते एक माला में अपन पिरोते चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्लियर हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। पुत्र इनका नाम था लक्ष्य सिंह। अब इनकी बात अपन डिटेल से करेंगे। और इसका नाम, दूसरा नाम भी था राणा लाखा। चलिए, इन्होंने शासन किया था 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। और इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं कि मगरा जिले के अंदर जावर गांव में चांदी व सोने की, चांदी की खान मिली थी, चांदी जस्ते की। तो यहाँ पर क्या निकला था, चांदी प्लस जस्ता, चांदी शीशा यहाँ पर निकला था। और इनके शासनकाल में बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया था, वो आप सारे जानते हो, पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और अब जो ऐतिहासिक घटना है उसको अपन जोड़ते हैं। और यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक है एक रणमल। अपन ने पहले मारवाड़ का अध्ययन कर लिया है, आप चाहो तो उन वीडियो को आप देख सकते हो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जो रणमल की एक बहन थी, बहन हंसाबाई। और ये इस हंसाबाई का जो विवाह था वो किससे करना था, इधर साहब लाखा हैं और लाखा के पुत्र हो गए चुंडा, ठीक है। और इस हंसाबाई का विवाह चुंडा से होना तय था। लेकिन किसी परिस्थितिवश इसका विवाह किससे हो गया, राणा लाखा से। अब साहब चुंडा भी कहाँ दम रहने वाला था, इसने भी एक चीज़ बोल दी कि है ना, जो भी लाखा और हंसाबाई से जो भी जिस भी पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र को मेवाड़ का अगला शासक घोषित किया जाएगा, यानी उसी को मेवाड़ का शासक बनाया जाएगा। चलिए, इनसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम भी अपन पढ़ लेते हैं। उस पुत्र का नाम था मोकल। और ये उसके बाद में जो लक्ष्य था यानी राणा लाखा था, उसके बाद में मोकल यहाँ का शासन संभालेगा। चलिए, अब चुंडा जी ने कुछ किया है तो चुंडा जी के लिए अपन भी कुछ कर लेते हैं। और चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि इसने अपना जो उत्तराधिकार है वो किसी और को दे दिया था, इसकी वजह से इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चलिए, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। तो मृत्यु इन भाई साहब की भी हुई, लाखा की भी 1421 ईस्वी में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अपन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो मोकल की बात करेंगे और मोकल से लेकर आगे के जितने भी शासक हैं उनकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। और आप नीचे जाइए और सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलना दोस्तों। और अपने आसपास सफाई जरूर रखिए।